नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। जी हाँ, कहते हैं 1920 तक जब हम आकर देखते हैं तो देखने को मिलेगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उनके लीडर्स की जो मांग है वो है स्वराज प्राप्ति, साथ ही साथ ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ असहयोग की नीति। लेकिन जब 1930 तक आकर देखते हैं तो इनकी मांग प्लस काम करने की जो नीति है दोनों में परिवर्तन आता है। मांग में क्या परिवर्तन आता है तो अभी तक स्वराज मांग रहे थे, लेकिन यहां तक आते आते अब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। साथ ही साथ जब पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो 1920 तक ये पॉलिसीज में असहयोग कर रहे हैं, लेकिन 30 तक आते आते अब असहयोग नहीं, अब ये रूल्स को ब्रेक करने की बातें करने लग जाते हैं। सो ये वाली बात हमको देखने को मिलेगी। और गांधी जी जो सबसे जरूरत की जो मांग है, मांग क्या, आम लोगों की जरूरत क्या है, नमक, उसी को बेस बनाकर पूरे देश को आंदोलित करने का काम करते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम 5W1H के आधार पर इस टॉपिक को समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो खड़ा हुआ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिससे भारतीय जनमानस आक्रोशित हो गया और खड़ा कर दिया। इसमें कि आंदोलन हम नहीं करेंगे लेकिन हमारी बातें मानो, तो जो 11 सूत्री जो डिमांड थी लॉर्ड इरविन को गांधी देते हैं तो उनको भी जानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जब डिमांड नहीं मानी जाएगी तो गांधी जी क्या करेंगे, आइडिया आएगा क्या, सिविल डिसओबीडिएंट का। और इसी आइडिया के तहत देखेंगे कि ये मूवमेंट खड़ा करेंगे जो जिसे डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च या सिविल डिसओबीडिएंट के नाम से जानेंगे। इसी के अंतर्गत दो प्रमुख काम होंगे। पहला होगा प्रोहिबिशंस, मींस इनके जो रूल्स को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, साथ ही कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या क्या होगा उसी को भी जानेंगे। और इसके आगे हमको देखने को मिलेगा कि मूवमेंट का जो अंत कैसे होता है, कैसे भारतीय जनमानस के जो लीडर हैं गांधी जी मूवमेंट को कैसे विड्रॉ करते हैं, जिसमें देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट को समझेंगे। साथ ही साथ जब मूवमेंट्स खत्म हो जाता है तो इस मूवमेंट की क्या उपलब्धियां रही थी, जिसमें देखने को मिलता है अब मूवमेंट्स के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य को यह फील हो गया था कि अब हम ज्यादा देर तक भारत में टिकने वाले नहीं हैं। ऐसे फील हो रहा था जैसे पानी के अंदर हाथ में से रेत फिसलती है, वैसे ही साम्राज्य फिसलता हुआ प्रतीत होने लग गया ब्रिटिशर्स लोगों को। चलिए आइए चलते हैं और अपने टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 5W1H के आधार पर इस पूरे टॉपिक को जानते हैं। आइए चलिए सबसे पहले देखें हु मीन्स कौन। कहते हैं इस बार भी भारतीय जनमानस ने भारतीय नेतृत्व का जो झंडा है, आंदोलन का झंडा है, गांधी जी के हाथों में थमाया है। इस वजह से इस मूवमेंट की लीडरशिप भी महात्मा गांधी जी के हाथों में देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है व्हाट। तो ये क्या था, ये भी इससे पहले वाले आंदोलन की तरह ये भी एक मूवमेंट था जनमानस का जो ब्रिटिश पॉलिसी से सताए हुए थे। ये अभी तक जो इनकी मांगे थी 1920 तक की वो थी स्वराज प्राप्ति, और दूसरा क्या था, स्वराज प्राप्ति के साथ साथ ये ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ असहयोग करके अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन 1930 तक ये सारी बातें 20 तक की है, लेकिन 1930 तक आते आते इनका विरोध करने का तरीका व मांगे दोनों ही बदल जाती है। मांग में यहां देखेंगे कि अब पूर्ण स्वराज की बात करने लगेंगे, थोड़ा या ये वो नहीं, अब पूरा चाहिए हमें, अब इफ और बट नहीं, अब हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये निकलकर बात आती है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के अंदर। साथ ही साथ अभी तक ये बायकॉट कर रहे थे, मींस असहयोग की नीति अपना रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई हम वायलेट करेंगे, कैसे, नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का। तो उनकी नीति और विरोध करने का तरीका था वो
प्लस मांग दोनों ही चेंज हो जाती है 1920 और 30 में। 10 साल के बाद इनकी पूरी पॉलिसी ही परिवर्तन हो जाती है। तो ये देखते हैं फिर ये मूवमेंट हुआ कहाँ था। तो इस मूवमेंट को भारतीय जनमानस खड़ा किया, जनमानस के द्वारा, तो ये भारत में ही हुआ है। सो कब हुआ? तो 1930 में इसकी शुरुआत होती है, जिसे हमने देखा दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी जो शुरुआत होगी वो होगी 12 मार्च 1930 से, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर ब्रिटिश कानून को तोड़ेंगे, नमक कानून को। ओके, सो अब ये देखते हैं कि सर दांडी हमको बता दीजिए, दांडी कहाँ है। अब ये देख लेते हैं बच्चों कि अभी तक आपने देखा था, क्या देखा था? कुछ नहीं देखा सर हमने। तो यहां पर देखिए, गांधी जी अपने आश्रम, कहां? साबरमती आश्रम से अपने फॉलोअर्स के साथ यहां से निकलते हैं और कहां? दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक तोड़कर, नमक कानून को तोड़कर इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। सो क्यों किया ऐसा करने के पीछे ब्रिटिश पॉलिसीज थी, और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ विरोध कैसे दर्ज किया? इस कानून को, नमक कानून को तोड़कर। सो इस प्रकार ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब ये देखते हैं कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था, क्या देखा था कि मैंने आपको एक संदर्भ दिया था, उस संदर्भ के अंदर देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था कि पापा घर पे आते हैं और बच्चे को खाने के लिए बोलता है, तो बच्चा क्या कहता है? नहीं खाएंगे। पता चला कि किस कारण नहीं खाएंगे, तो बताया कि मम्मी ने 2-3 लगा दिया है, इस वजह से बच्चा मना कर रहा है। अभी बात मना करने की, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? बात नहीं मान रहा है। लेकिन अब क्या सीन है? मम्मी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक खींच के और रख देती है। अब बच्चा क्या कहता है? अब तो कतई नहीं मानेंगे, अब तो मानेंगे ही नहीं, रूल्स को ब्रेक करेंगे। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनमानस के अंदर आ गई थी कि ब्रिटिश नीतियों को मानने के लिए, अब तो मानने के लिए तैयार नहीं थे 20 तक, लेकिन अब तो तोड़ने की बातें करने लग गए। सो ये वाली बात देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रिटिश पॉलिसीज रही, उस वजह से भारतीय जनमानस के अंदर ब्रिटिश कानून को तोड़ने की बातें आने लग गई। अभी तो सहयोग कर रहे थे, तो अभी क्या हो गया कि भाई वे तोड़ने लग गए। तो देखते हैं साइमन कमीशन। कहते हैं 1927 के अंदर जो कमीशन आया, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, साथ ही साथ समय से पहले आ गया, और उस भारत जो कानून, जो रूपरेखा भारत का भविष्य ये कमीशन तैयार करता, उसमें एक भी सदस्य नहीं। इस वजह से पूरा भारतीय जनमानस आक्रोशित हो जाता है और गो बैक साइमन जैसे नारे लगाता है, होर्डिंग और फ्लैग से इसका विरोध करता है। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है कि 1928 के अंदर जो मोतीलाल नेहरू के अंदर जो कमेटी बनी, वो कैसे बनी उसको भी देख लेते हैं। यहां पर भारतीयों को जब ये बात का विरोध किया गया, तो बर्केनहेड जो महोदय हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो भारतीयों को चैलेंज देते हैं कि आप इतने ही जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो आइए बनाइए ना फिर। तो इसी चैलेंज को भी हम देखते हैं कि अब तो ये भारतीयों को चुनौती भी देने लग गए हैं कि अगर इतने भारतीयों को चुनौती के साथ साथ वो भारतीय लोगों के नॉलेज को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स, कि इनको कुछ नहीं आता है, ये क्या करेंगे केवल विरोध करने के सिवाय। वो कह रहे हैं कि अगर विरोध कर रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूट लेके आइए। तो इसी को सब्स्टिट्यूट यहां पर भारतीय नेता लेकर आते हैं। साथ ही जो सबसे जो मेन मुद्दा रहेगा इस आंदोलन का, वो रहेगा सॉल्ट लॉ। कहते हैं जो देखेंगे, गरीब हो, अमीर हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, हर व्यक्ति की जो मांग थी, खाने का निवाला जब मुंह में जाता है तो सबसे पहले उसमें जो आटे में मिलाया जाता है वो नमक ही होता है। उसी नमक को भारतीयों से छीनने की साजिश ब्रिटिश सरकार करती है।
इस वजह से अभी तक जो एलिट क्लास और एलिट क्लास के बाद 1920 तक लोग जुड़ने लगे थे भारतीय आंदोलन से, लेकिन 30 तक आते आते अब तो पूरा देश ही आंदोलन में हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके मुंह से रोटी से नमक छीन लिया था और इतना टैक्स लगा दिया था जिसको वो पे करने की कंडीशन में। कहते हैं रोटी खाने को पैसा नहीं और वो नमक का पैसा कहां से दे, नमक खरीदे या आटा खरीदे। इस वजह से भारतीय जनमानस एक नया मूवमेंट खड़ा करने के लिए आतुर हो जाता है और वो मूवमेंट खड़ा होता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। चलिए अब कैसे खड़ा होता है अब वो देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है, दो चीज सबसे बड़ी चेंजेस हुई है, जिसमें ये होता है 1928 में एक अधिवेशन होता है और 28 के बाद जो सेकंड अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, जो किसका है, कांग्रेस का। कहां पर हो रहा है, लाहौर के अंदर। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है मान सिंह जी, ये बताइए। तो सबसे बड़ी बात यहां पर निकलकर एक आती है कि अभी एक यंग जो लड़का है जिसे हम श्री जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में जानते हैं, वो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और दूसरी बात कि जो 1920 तक की जो मांगे थी, किसकी, राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 तक मांगे थी स्वराज, लेकिन जो 1929 में 30 तक आते आते अब ये इफ और बट नहीं भाई, हमको क्या चाहिए, टोटल स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग आती है। कब, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू, सबसे यंगेस्ट इस समय के प्रेसिडेंट के हाथों में आती। तब ये मांग करते हैं। स्वयं अपने पिताजी, जो इनके पिताजी थे, उन्हीं के बात का विरोध करते हैं। जब 1928 में इनके पिता, जब कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू जी, डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, तो ये कहते हैं नहीं 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 भाई साहब, पापा आप पापा होंगे घर पे, लेकिन अब पॉलिसीज ऐसी नहीं होगी। अब वो 20 तक की बातें थी डोमिनियन स्टेट्स, अब हमको डोमिनियन स्टेट मींस स्वराज अब नहीं चाहिए, अब तो हमने क्या चाहिए, टोटल, अब पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चेंज होता है। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे पूरे देश के अंदर मनाया गया। आप जब भी देखें तो पहली बार जो इंडिपेंडेंस की जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। तो ये प्रमुख कारण रहे, इस वजह से ये दो प्रमुख चेंजेज यहां देखने को मिलते हैं। अभी हमको यहां पर एक और चीज यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों। इन जनवरी 1930 गांधी जी आस्क फॉर 11 पॉइंट्स, मींस अपने जो पत्र है जिसका नाम है यंग इंडिया, जिसमें गांधी जी 11 बिंदुओं की मांग करते हैं। किन से, इस समय के जो वॉइसरॉयज हैं, कौन वॉइसरॉय, लॉर्ड इरविन से। कहते हैं भाई साहब ये हमारी मांगे मान लो, नहीं तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, इनकी पॉलिसीज जो एक्सप्लॉयटेशन है, इनके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा करने वाले हैं। ऐसी बातें कौन कहता है, गांधी जी कहते हैं ब्रिटिश सरकार को, और 11 मांगे अपनी सामने रख देते हैं। किनके सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने। अब बातें ये ऐसी रहेंगी कि अगर बातें मान ली जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाएगा, और ना माने तो क्या होगा, आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो अब ब्रिटिश सरकार बड़ी पसोपेश स्थिति में हो जाती है, जिसको आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्या स्थिति होती है ब्रिटिश सरकार की और गांधी कैसे, अगर यहां पर गांधी जी की पॉलिसीज अगर एडॉप्ट कर ली जाए, मान ली जाए, तो गांधी जी का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। अगर मान ली जाए इंपॉर्टेंस तो कम होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की जड़ें उखड़ जाएगी इससे। तो देखते हैं कैसे क्या मांगे हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो मांग है, रिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज, रिडक्शंस इन द एक्सचेंज।
कहते हैं जो रुपए का जो अवमूल्यन किया जाए, जो इसको स्टैंडर्ड बना रखा है उसको डाउन किया जाए। कितना? 1 शिलिंग इज 4 पेंस इसको किया जाए। इसकी डिमांड कौन करते हैं? गांधी जी। पहली मांग ये थी। इससे क्या फायदा था सर? अभी 1930 की पूरे विश्व के अंदर मंदी चल रही है और मंदी में क्या है कि वो अभी भी अपने जो करेंसी है उसका रेट बढ़ाए हुए हैं। इस वजह से गांधी कह रहे हैं कि इसको कम कर लो ताकि हमारे व्यापारियों को थोड़ा फायदा हो सके। तो इस वजह से गांधी पहली मांग ये रखते हैं। और साथ ही साथ एक और कारण था, भारतीय जो बिजनेसमैन को लगे कि गांधी जी हमारे हक की भी बातें कर रहे हैं, तो मूवमेंट में आम जन के साथ साथ वो बिजनेसमैन को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए। दूसरा, लैंड रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस इन हाफ। कहते हैं जो लैंड रेवेन्यू है, जो कर है, उसको 50% कम कर दीजिए भाई साहब। क्या ऐसा करेगी ब्रिटिश सरकार? नहीं करेगी, क्योंकि हर सिस्टम को रन करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है? ये होती है रेवेन्यू। ठीक है, इस वजह से ये नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं करेगी तो थर्ड क्या है? जितने भी जो शराब निषेध कानून, जो जितने भी शराब की दुकानों पे धरना देंगे, जो इनके रेवेन्यू का एक और तरीका था। नेक्स्ट, सॉल्ट टैक्स शुड बी एबॉलिश। कहते हैं अभी तक आपने देखा, कहते हैं नमक ही ऐसी चीज थी जो भारतीयों के खाने से छीन ली गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के जो रेवेन्यू सिस्टम था उसका बड़ा हिस्सा नमक कर से आता था। इन लोगों ने देखेंगे, अगर आप बहुत जो टैक्स पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा कि जहां जहां नमक बनाया जाता उसको ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता। बड़े के बड़े हिस्से को, बड़े बड़े ढेरों को नष्ट कर दिया जाता और भारतीय लोगों के खाने से नमक को छीन लिया। अब इसमें आप देखिए, तो मेल देखेंगे, फीमेल देखेंगे, रिच देखेंगे, पुअर देखेंगे, बिजनेसमैन देखें, जो भी व्यक्ति को उठाकर जब आप देखेंगे तो सब लोग खाने में नमक तो लेंगे ही लेंगे। अमीर या गरीब सबके लिए नमक जरूरी था, उसी नमक को छीन लिया। और यही मुद्दा गांधी जी के लिए सबसे क्या सोने पर सुहागा हो गया। इसी से उसने पूरे देश को आंदोलित करने का काम किया। आप याद करो, अगर मैं इतिहास में लेकर जाऊं तो शेरशाह सूरी कहते हैं सुमेलगिरी के वॉर के अंदर, कहते हैं मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खोई होती। तो नमक के चक्कर में इन्होंने बादशाहत खोने का काम किया था ब्रिटिश सरकार ने। ये इनके साथ वैसा ही हुआ। बादशाहत खोना मींस पूरे एम्पायर को खोने जैसा था, सॉल्ट पर टैक्स लगाकर। और गांधी जी को मुद्दा मिल गया अपनी बात रखने का और देश को आंदोलित करने का। नेक्स्ट चीज देखते हैं, 50% रिडक्शंस इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं गांधी जी कि आप ऐसा करिए भाई साहब, 50% जो आर्मी है उसको कम कर दीजिए। अब 50% आर्मी कम कर देंगे तो भारतीय जन आंदोलन बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करेगा कौन? अलग अलग फ्रंट में विरोध हो रहा है, उसको कंट्रोल करेगा कौन? तो ब्रिटिश साम्राज्य तो बिखर जाएगा। तो गांधी की बात मानेंगे तो ऐसा होगा, नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। तो इन नीतियों से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कौन? महात्मा गांधी जी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज नंबर ऑफ हाई पेड ऑफिसर्स। कहते हैं जो जिन जिन अधिकारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं उनकी संख्या कम कर दी जाए। तो अधिकारी कहां से आते हैं एक बात देख लेते हैं। तो वो आते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन से आते हैं और उनको सैलरी कम दी जाएगी। कम सैलरी वाले अधिकारी रखे जाएंगे तो वो आएंगे ही नहीं इतनी दूर। तो वैसे ही उसकी ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसी फ्लॉप होने लगेगी। तो ऐसी डिमांड गांधी जी सबसे ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य के सामने रखते हैं। तो ये भी बात इनकी बहुत तगड़ी थी कि जैसे ही पैसा घटाया तो कौन आएगा भारत में?
तो वो पैसे और रुतबे के लिए ही तो भारत आते थे, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ये वेरियस पार्ट से बिलोंग करते थे इंग्लैंड के अंदर, और वो इसी ओहदे के लिए आते थे और पैसे के लिए आते थे। तो वही खत्म हो गया, तो फिर तो खेल खत्म। नेक्स्ट देखिए, स्पेशली इंपोर्ट टैक्स शुड बी इंपोज ऑन द फॉरेन क्लॉथ्स। कह रहे हैं कि जो विदेश से जो कपड़ा आता है उस पर ड्यूटी लगाइए भाई साहब। जैसे आप नमक पे टैक्स लगा रहे हैं, तो जो विदेश से कपड़ा आ रहा है उस पर भी टैक्स लगाइए ना। अब विदेश से कपड़ा किसका आता है ये भी देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में, कपड़ा बनता है इंग्लैंड में, यहां का रॉ मटेरियल जाता है इंग्लैंड में, तो तैयार होके आएगा कहां से? इंग्लैंड से। जब इंग्लैंड से आएगा तो भारतीय मार्केट में आएगा, तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा। गांधी कह रहे इस पर भी टैक्स लगाओ। जब टैक्स लगेगा तो वो कपड़े का प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, और भारतीय मार्केट में आएगा तो कपड़ा उसका महंगा रहेगा। तो भारतीय किसको खरीदेंगे? भारतीय को खरीदेंगे, विदेशी को क्यों खरीदने वाले? तो ये बात भी उनकी बहुत टके की, बहुत वैल्यूएबल थी। और दूसरा, जो पहली बात थी रुपए का अवमूल्यन करके बिजनेसमैन को मूवमेंट से जोड़ना था, ये भी बात बिजनेसमैन से बिलोंग कर रही थी। कैसे? उससे भारतीय जो कपड़ा मार्केट है उसको भी बल मिलेगा अगर टैक्स लग गया तो ये बात भी यहां पर देखने को मिलती। साथ ही देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। कहते हैं जो तटकर है, जो चीजें हैं कि भारतीयों के लिए भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है या तो हटाई जाए या कम की जाए, ऐसी बातें भी गांधी करते हैं। तो ये भी बिजनेसमैन के हक की बात ही है। तो ये चीजें निकल कर आती है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर बी रिलीज। जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जो अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू आपने अरेस्ट किए हैं, जो किसी भी आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं थे, केवल राजनीतिक आधार पे आपने अरेस्ट किया है, उनको भी रिलीज कर दीजिए। ये गांधी जी की डिमांड है। नेक्स्ट, आपका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसी को बंद कर दीजिए। अब ये वैसे ही है जैसे इंडिया के अंदर सीबीआई, रॉ, ये सारे को बंद कर देना। अगर ये बंद कर दी तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो जासूसी हो या बाकी जो मूवमेंट्स खड़े हो रहे हो या फिर कोई भी आंदोलन खड़ा हो, उससे पहले जो जानकारी मिलती थी वो लाएगा कौन? तो ऐसी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट वो देखेंगे तो वो क्या देखने को मिलेगा कि इंडियंस शुड बी एम्पावर्ड टू कैरी वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। कि भारतीयों को भी वेपन्स रखने का अधिकार दिया जाए। जब वेपन्स भारतीय रखेंगे तो बोल रहा है, नाम ले रहे हैं क्या? सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए। जब बंदूक लेके कोई सिपाही आएगा, जब आप भी बंदूक लिए रखेंगे, आके टेबल पे रखेगा, आप भी अपनी रख देंगे, सिपाही ठंडा हो जाएगा। बंदूक हाथ में आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आ गया तो जो पावर है बैलेंस होने लगेगा। जो अपनी धौंस नहीं जमा पाएगा सिपाही आते ही, जो अधिकारी भी आएगा धौंस नहीं जमाएगा। जब गोली चलती है तो वो ये नहीं देखेगी ये अंग्रेज है कि ये आम है, तो बराबर से चलेगी, तो सीना अंग्रेज का भी छलनी होगा और भारतीयों का भी। तो इस वजह से सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर इन सभी मांगों को गांधी जी इरविन के सामने रखते हैं। अब ये बात मान ले तो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल जाएगी, और नहीं माने तो गांधी जी मूवमेंट करेंगे। तो इस पसोपेश वाली स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश अधिकारी हो जाते हैं। माने तो खतरा, ना माने तो भी खतरा। अब करें तो क्या करें? और गांधी जी कह रहे हैं अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करेंगे, हम कुछ नहीं रखेंगे। तो जब गांधी जी के पास जो लीडर, बहुत सारे जो क्रांतिकारी आते हैं, तो गांधी जी संबोधन करते हुए यही बात रख रहे हैं कि अगर हमने यहां पर गोली बंदूक की बात की होती तो क्या ब्रिटिशर्स आपको खुला यहां तक आ जाने देते? नहीं आने देते। जब इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो हजारों सालों के इतिहास में जहां जहां भी हिंसक क्रांति हुई है, 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि तुरंत वहां की सरकार उसको दबा देती है। लेकिन अब अहिंसक करेंगे तो अब निहत्थों पर
लाठी चलाएगा कैसे? एक मार दिया, दो मार दिया, तीसरी बार शांतों के साइड में बैठ जाए। इस वजह से अब जो ब्रिटिश सरकार है उसकी स्थिति बड़ी पसोपेश वाली है। ये वाली बात हमको यहां पर देखने को मिलेगी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसके अंदर देखेंगे आइडिया ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो आइडिया कैसे आया? तो जो आम लोगों की जो डिमांड थी उसी से आइडिया आया। तो देखते हैं, सून आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी अनाउंस दैट would lead a march to break one of the most widely disliked law। कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे ज्यादा डिसलाइक किए जाने वाले कानून का गांधी जी क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। Which give the state a monopoly in the manufacturing and sale of salt। जो कानून जो स्टेट को एकाधिकार देता है, मोनोपोली देता है, किसकी? मैन्युफैक्चर, नमक बनाने और उसको बेचने की। इसको तोड़ के हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी। किसको? आम जन को। और क्या बोल रहे हैं? His picking on the salt monopoly was another illustrations of गांधीजी's practical wisdom। और यही तो गांधी जी की बुद्धिमानी थी। कहते हैं नमक सबकी जरूरत होता है, जैसा हम इससे पहले बताए थे। इसी वजह से गांधी पूरे देश को आंदोलित करने में सक्षम हुए कि नमक हर व्यक्ति की जरूरत है। उस वजह से जो राष्ट्रीय नेता थे वो तो आए ही आए, साथ में आम लोग भी गांधी से जुड़ने लगे। अब चलते हैं, जब गांधी जी की जो बातें थी, जो 11 सूत्री मांगे थी, जब मानी नहीं गई तो 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद के अंदर है वहां पर मीटिंग होती है। किन की मीटिंग होती है? कांग्रेस की मीटिंग यहां पर होती है, जिसमें गांधी सेड दैट दीज डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड टिल 12 मार्च 1930, देन ही वायलेट द सॉल्ट लॉ डू। कहते हैं कि अगर 12 मार्च तक जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साल्ट मार्च, दांडी यात्रा या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट प्रारंभ करते हैं। यहां पर ही गांधी जी कहते हैं कि हमने रोटी मांगी और रोटी के बदले हमें पत्थर मिले। इसी बात को लेकर गांधी जी यहां पर मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। यहां पर देखेंगे अभी तक जो ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत आसान या छोटा मोटा आंदोलन लग रहा था, लेकिन गांधी जी इससे पूरे देश को आंदोलित कर चुके थे। देखिए चलते हैं, गांधी जी अलॉन्ग विद द 78 फॉलोवर्स ऑफ साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च। गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं। अब निकलते हैं तो यहां पर देखते हैं, वो भी सीन बता देते हैं। अहमदाबाद हेडक्वार्टर स्टार्टेड इट्स जर्नी टू 40 माइल्स, जिसे 350 किलोमीटर्स में देखते हैं द रूरल एरियाज ऑफ गुजरात। गांधी जी गुजरात के रूरल एरिया से निकलकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लोगों के हुजूम गांधी जी को ज्वाइन कर रहे होते हैं। कहते हैं जगह जगह गांधी जी के स्वागत के लिए गेट बनाए गए, टेंट लगाए गए, लोग गांधी जी के समर्थन में रोडों पर चरखे चलाने लगे, रुइयां जो धागे बुनने लगे। ऐसा आंदोलित जो पूरा जो दृश्य था बड़ा मनमोहक नजर आता था। ऐसा पूरा आंदोलन की जैसे पूरा देश गांधी के साथ चल रहा हो और ब्रिटिश सरकार बड़ी दुविधा की स्थिति में, करे तो क्या करें, कैसे करें, कैसे रोके, किस बिहाफ पे रोके, किस गलती के आधार पर रोके कि गलती करो हम तैयार हैं, लेकिन गांधी जी मौका ही नहीं दे रहे। और दूसरी ओर भारतीय जनमानस गांधी को सलाखों पे बिठाया हुआ है, गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ। कहां के लिए? दांडी के लिए। आगे देखते हैं, दे द कोलैबोरेटर्स ऑफ दिस वर्क इंक्लूडिंग पीपल्स फ्रॉम द रीजन्स एंड रिलीजन्स ऑफ इंडिया। इसने जो क्षेत्रों से लेकर धर्म की जो बाउंड्रीज थी उन सबको तोड़ के रख दिया। सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब
जो गंगा जमुना जो हमारी सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, वो सारी की सारी गांधी जी के साथ खड़ी हो जाती है। सो आगे देखेंगे यहाँ पर गांधी जी जो अलग अलग जगहों से क्रॉस करते हुए अंततः गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और हाथ से नमक बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य के सॉल्ट मार्च को वायलेट करते हैं या तोड़ते हैं। स्टार्ट कब हुए? 12 मार्च को। पहुंचे कब? 6 अप्रैल को। कितने अनुयायी के साथ? 78 फॉलोवर्स तो सिंबॉलिक थे, लेकिन पूरा देश गांधी जी के साथ चल रहा था। और ये कितनी दूरी पर था? 240 माइल्स। ये RAS और अदर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जम के ये डेट्स पूछी जाती है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगी। ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि गांधी जी का हमेशा 2 चीजें रहेगी। कहते हैं कि जब भी किसी स्थान, जब भी आप मिट्टी का एक ढेला उठाइए, पानी में डालिए और उससे बुलबुले निकलते हैं। मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? कहते हैं कि जो हवा निकली, मिट्टी के ढेले से हवा पास हुई, तो उसका स्पेस को किसने ले लिया था? पानी ने ले लिया था। तो क्या समझाना चाहते हैं? मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर ब्रिटिश कानून पॉलिसीज का बायकॉट होगा तो उसका रिप्लेस किससे करेंगे? तो वो रिप्लेसमेंट करेंगे हम, यहां पर देखेंगे, इन कंस्ट्रक्टिव वर्क से। गांधी बायकॉट के साथ दोनों चीजें लेकर आते हैं। तो हम इन दोनों चीजों को यहां देखेंगे। पहला पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, सॉल्ट शुड बी मेड बाय वायलेटिंग सॉल्ट लॉ। किस सारा देश नमक बनाएगा, किसका उल्लंघन करते हुए? नमक कानून का उल्लंघन करते हुए। नेक्स्ट, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। जितने भी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब का विरोध करेंगे। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट्स, जितने भी गवर्नमेंट कोर्ट हैं, उन सब का बायकॉट करेंगे। और जितने भी देखेंगे, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी विरोध करेंगे। साथ ही साथ जो टैक्स के रूप में जो पेमेंट जाता है, पैसा जाता है, उसको भी रोक लिया जाएगा। किसके तहत? ये निषेधात्मक प्रोहिबिटिव वर्क के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, बायकॉट गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी भारतीय हैं उनसे अपील की गई कि आप जिस भी सरकारी नौकरी में हैं उससे तुरंत छोड़ दें और भारतीय जनमानस के साथ खड़े हो जाएं। ये डिमांड। और साथ ही साथ जितने भी कोर्ट सेरेमनीज थे, गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट्स, जितने भी फेस्टिवल्स, ऑनर्स थे, उन सब से भी दूर रहने की अपीलें की जाने लगी। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे, वुमेन शुड गो एंड प्रोटेस्ट देमसेल्फ लिकर, ओपियम्स एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स। कहते हैं यहां पर जो महिलाएं जाती है और आंदोलन करती है, धरने देती है, विदेशी कपड़ों को जलाती भी हैं, तो ये सब क्या करती हैं भारतीय महिलाएं। साथ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, भारतीय महिलाएं इससे पहले भी आंदोलनों में शामिल हुई थी, लेकिन पहली बार जो इनका नंबर था बहुत ज्यादा इसी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स एंड द बर्न डैम। जैसे यहां पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जो विदेशी कपड़ों को, उनको न केवल इनका बायकॉट करते हैं, बल्कि जो भी होते हैं उनकी होली जलाई जाती है। ये भी देखने को मिलता है। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स। कहते हैं 1920 में जब आंदोलन हुआ था तो गांधी जी अपना टाइटल्स ब्रिटिश सरकार को दे देते हैं, जैसे जमनालाल बजाज भी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, वो सब लौटा देते हैं। अब आपने बायकॉट तो दे दिया, तो अब इसका ऑप्शन क्या है मान सिंह जी, वो भी बता दीजिए। जैसा इससे पहले हम आपको जो स्थिति थी, वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उसको फुल भरेंगे किससे, तो वो देख लेते हैं। सॉल्ट शुड बी मेड बाय इंडियंस। नमक भारतीय बनाएंगे। साथ में एस्टैब्लिश ऑफ द पंचायत सिस्टम। किसकी जगह? कोर्ट की जगह हम पंचायत सिस्टम लेकर आएंगे। ये वाली बात भी देखने को मिलती है। यहां पर देखेंगे, पूरे भारत को
कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े करने की जो 1920 से जो शुरुआत हुई थी उसको एक कदम आगे बढ़ाने की पहल यहाँ पर हो रही है। साथ ही देखेंगे यूजिंग खादी, जो अभी तक देखेंगे कि विदेशी कपड़े के स्थान पर हम स्वदेशी कपड़ा, जिसे हम खादी के रूप में जानते हैं, मोटा कपड़ा, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगेगा और उसको प्रमोट किया जाएगा। दोनों चीजें साथ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर फोकस किया जाएगा, दलितों के उत्थान पर काम किया जाएगा, जितने भी शराबों की दुकान है उनका बायकॉट किया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी अभी तक जितने भी ब्रिटिश स्कूल्स, एडेड स्कूल्स की जगह स्वदेशी स्कूल्स, कॉलेज और ये सारी चीजें भी खोली जाएगी। तो ये वाली चीजें हमें यहां पर देखने को मिला कि अब प्रोहिबिटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के साथ मूवमेंट को नमक कानून स्टार्ट करने के, जो नमक कानून था उसको तोड़ने के साथ साथ जो प्रोहिबिटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क के साथ आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाना था। ये काम था गांधी जी का। अब साथ में देखिए, गांधी जी दांडी से नमक कानून को तोड़कर आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन को छेड़ा गया, जिसमें तमिलनाडु के अंदर देखेंगे राजगोपालाचारी जी तंजौर जो तट पर जाकर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा करते हैं। साथ ही के केलप्पन एवं टी के माधवन जैसे व्यक्ति हैं कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा करते हैं। साथ में ये हो गया आसाम के जो सिलहट है वहां से बंगाल के नौहाखली में बहुत सारे जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं वो जाकर वहां पर नमक बनाते हैं बंगाल में जाकर। तो ये वाली बातें आंध्रा के अंदर भी ऐसे ही जो अलग अलग वेरियस पार्ट्स के अंदर पूरे देश को आंदोलित करने का काम ये जो राष्ट्रीय नेता है ये काम करेंगे। साथ ही देखेंगे 14 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां देखेंगे सेंटर ऑफ द मूवमेंट वाज दरासना। दरासना एक सेंटर है मुंबई में, उसको सेंटर बनाकर यहां पर देखेंगे कि 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम जो गांधी जी के दोस्त रहे थे साउथ अफ्रीका में, वह इनके जो बेटे हैं मनीलाल के नेतृत्व में यहां पर जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। 2000 वर्कर्स के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी इन पर वार करते हैं या इनके साथ संघर्ष होता है, जिसमें कुछ साथी जो आंदोलनकर्ताओं के हताहत भी होते हैं। ये बहुत दुखद घटना थी इस आंदोलन की, लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। ये वाला वर्ड और अच्छे से ध्यान से देखिए। गांधी जी की दांडी यात्रा के लिए सुभाष चंद्र बोस जी अपना क्या व्यू रखते हैं, ये IAS RS हर एग्जाम के अंदर जितनी भी कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं, कहते हैं अबाउट द गांधी के जो दांडी मार्च के बारे में लिखते हैं, महात्मा दांडी मार्च कैन बी कंपेयर टू, कहते हैं गांधी के दांडी मार्च को इन्होंने नेपोलियन के जो कहां से, पेरिस मार्च ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा से पेरिस आने, साथ ही मुसोलिनी के रोम मार्च से पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए रोम मार्च की जो यात्रा की उससे कंपेयर करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, जिसमें एल्बा से कहां किसकी यात्रा? नेपोलियन की। एल्बा से पेरिस की और मुसोलिनी की रोम मार्च। इससे गांधी जी के इस दांडी मार्च को कंपेयर करते हैं और इसे बहुत भव्य और विश्व इतिहास में एक रिमार्केबल डेट या काम के रूप में जाना जाएगा। ऐसा गांधी जी के बारे में सुभाष जी अपना वक्तव्य देते हैं। अब देखते हैं इन May 1930 ऑन द बीच ऑफ बॉम्बे अमेरिकन फ्रीमैन्स न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट वेब मिलर, कहते हैं वेब मिलर जो अमेरिकन जो एक पत्रकार है वो अपनी आंखों देखा हाल का वर्णन करते हैं। ए ब्रूटल एट्रोसिटी ऑन द अनआर्म्ड सत्याग्रही, कहते हैं जो निर्ममता के साथ
जो भारतीय सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश सरकार के जो प्रहार करने की बात यहाँ पर बताई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो धरासना की भी बात ये अपने न्यूज़पेपर में करेंगे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जिन व्यक्तियों के बारे में देखेंगे कि जो लीडर्स हैं अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनमानस भी उनका साथ अलग अलग तरीके से दे रहा है। जिसमें देखेंगे इन द रैयतवाड़ी एरिया द काम रोको मूवमेंट चलाया गया, कि रैयतवाड़ी जो इलाका था वहां पर काम रोको मूवमेंट चलाया गया। आगे देखते हैं जमींदारी एरिया के अंदर जो चौकीदारी रोको मूवमेंट चलाया गया। सो इस प्रकार देश के जहां भी देखेंगे व्हेन द मानसून्स अराइव्ड इन बंगाल इट बिकम डिफिकल्ट टू मेक साल्ट। तो जब मानसून आया तब नमक बनाना डिफिकल्ट हो गया, तो मूवमेंट कैसे चलाए? तो वो ऐसे चलाएंगे, कहीं काम रोका जाएगा और कहीं चौकीदारी सिस्टम लाकर, कि चौकीदारी सिस्टम को इन्होंने बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं करेंगे, काम रोक देंगे, नहीं करेंगे। सो ये काम चलाकर गांधी जी के आंदोलन, भारतीय जनमानस के आंदोलन को पूरा भारत अपना समर्थन दे रहा होता है। साथ ही देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा देयरफॉर द यूनियन बोर्ड्स मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड देयर। अभी तक आपने देखा होगा कि यहां पर केवल लीडर्स, यंग पीपल्स वो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि ये लोग ही नहीं, यहां पर बच्चे, लड़कियां भी क्या बना रही हैं? माझेरी आर्मी बना रही हैं, और बच्चे भी बानर सेना बना रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी याद रखना कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बच्चियों ने माझेरी सेना बनाई गांधी जी को समर्थन देने के लिए, और बच्चों ने बानर सेना बनाई। कहते हैं हमेशा बच्चों को तो बानर सेना है, कुछ भी कर देगी। जैसे भगवान राम के लिए श्रीलंका पर चढ़ाई करते वक्त सेतु का निर्माण कर दिया था, वैसे ही गांधी जी के लिए भी ब्रिटिश साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने का काम ये बानर सेना कर रही है। सो ये वाली देखेंगे। आफ्टर दिस द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ये वाला वेस्ट इलाके में जो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का झंडा गाड़े हुए थे। देश को गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो जो फ्रंटियर गांधी हैं, सीमांत गांधी हैं, तो इस वाले क्षेत्र में अपने देश का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को आंदोलित कर रहे हैं। सो यहां देखेंगे कि ये एक नया दल स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम था लाल कुर्ती दल। साथ ही साथ अपने न्यूज़पेपर जो पश्तो भाषा के अंदर पख्तून लिखा गया, उससे लोगों को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम, खुदाई खिदमतगार जैसे काम, ये खुद कौन? बादशाह खान कर रहे हैं। साथ ही देखेंगे द कबायली ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कॉल गांधी जी मलंग बाबा। ये जो लोग हैं, कबायली लोग हैं, गांधी जी को मलंग बाबा कहकर भी पुकार रहे हैं। सो ये वाला भी अच्छे से ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। अभी तक देखने को मिला था कि लीडर आ गए गांधी जी के साथ, इसके बाद यंग आ गए, महिलाएं आ गई, बच्चे आ गए, लड़कियां आ गई। अब बचा था भारतीय जो जनमानस था वो सारा आ गया। अब जो भारतीय जो ब्रिटिश सेना में थे वो भी अब मुखर होने लगते हैं, जिसमें चंद्र सिंह जो गढ़वाली थे, जो पेशावर के अंदर भारतीय जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के जितने भी सिपाही थे वो विरोध दर्ज कर रहे थे, उनके खिलाफ बंदूक मींस गोली चलाने से गढ़वाली साहब मना कर देते। कहते हैं निहत्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। इनका पूरा का पूरा दल अंग्रेजों के ऑर्डर की अवहेलना करता है, कहता है कि क्यों चलाएं इन पर, क्या जुल्म किया है, क्या गलत किया है। इस बात को भी पूरे इतिहास में बहुत अव्वल दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि अपनों पर गोली कैसे चलाएं, वो हाथ कहां से लाएं जो अपनों पर भी गोली चलाता है। सो इस प्रकार ये भारतीय जनमानस को भी समर्थन दे रहे। तो यही तो चीजें थी जो अंग्रेज साम्राज्य को डरा रही थी। अब वो दिन, जैसे बुढ़ापे में दिन गिनते हैं लास्ट वाले,
तो फिर भगवान याद आता है। हाँ, तो वैसा ही ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हो रहा था कि अब वो सह सम्मान कैसे भारत को छोड़े, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। कहाँ? भारत के अंदर। द नागाज ऑफ लिट द जियोलांग आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ जदोनांग। कहते हैं जो नागालैंड के अंदर भी ये जियोलांग आंदोलन स्टार्ट होता है जदोनांग की लीडरशिप में। आफ्टर जदोनांग के बाद दिस मूवमेंट वाज कैरिड आउट बाय द रानी गेडेल्यू। ये भी IAS-RS में बहुत ज्यादा पूछा गया है। जियोलांग जो आंदोलन नागालैंड में होता है जदोनांग की लीडरशिप में, और उनके बाद जो रानी गेडेल्यू है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाती है। किसको समर्थन देते हुए आंदोलन करते हैं? गांधी जी को, जिसे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। साथ ही साथ देखते हैं यहां पर जो इंडियन इंडस्ट्री के अंदर भी देखेंगे, साथ साथ बिजनेसमैन भी देखेंगे, ये सब लोग भी एकदम एक्टिव मेंबर्स की तरह इस आंदोलन में गांधी जी को अपना समर्थन देते हैं। सो ये वाली बातें हमें यहां पर देखने को मिलती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता व सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करवा दिया कि भारतीय राजनीति का जो भविष्य है कांग्रेस व गांधी के बिना संभव नहीं है। इस वजह से यहां हमको देखने को मिलेगा कि गांधी जी व अन्य भारतीय जो नेता हैं उन सबको ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी कंडीशन के जेलों से रिहा कर दिया। सो ये बात हमको यहां पर देखने को मिलेगी। सो अभी एक और चीज देखने को मिलेगी कि रिहा करने के बाद एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये समझौता हुआ कितने तारीख को? 5 मार्च 1931 को, जिसमें किस किस का क्या योगदान था, क्या क्या शर्तें थी, उन सबको भी हम जान लेते हैं। देखते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन इस समय भारत के वाइसरायस हैं और गांधी कांग्रेस के लीडर हैं। इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसमें सबसे ज्यादा जो रोल था तेज बहादुर सप्रू एंड श्रीनिवास शास्त्री जैसे प्रमुख लीडर्स की मध्यस्थता के साथ ये समझौता होता है। कौन सा वाला? गांधी इरविन समझौता। किस तारीख को? 5 मार्च 1931 को। उसकी कुछ शर्तें भी थी, उन शर्तों को आइए हम जान लेते हैं। शर्तों में पहली बात ये थी कि क्या बात थी जिसमें देखा था कि द गवर्नमेंट विल रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु हैव नॉट टेकन द पाथ ऑफ वायलेशन। इसमें जो पहली शर्तें हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को माननी थी और नेक्स्ट वाली है वो कांग्रेस को माननी थी। सो पहली में बता रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उन सबको रिहा कर देगी जो किसी भी प्रकार के वायलेंस में शामिल नहीं थे। सो ये पहली शर्त थी। किसकी थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, जिसको कौन मान लेती है? ब्रिटिश सरकार इनको मान लेती है। और सेकंड शर्त क्या है? देखिए, द गवर्नमेंट विल विड्रॉ ऑल द ऑर्डिनेंस एंड ऑनगोइंग लॉसूट्स रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशनर्स। कहते हैं आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा जो जारी किए गए थे क्या ऑर्डिनेंस और जो क्रांतिकारी लीडर्स के खिलाफ जितने भी मुकदमे चलाए गए थे उन सबको ये वापस ले लेगी ब्रिटिश सरकार। पहला था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देगी, सेकंड ऑर्डिनेंस और मुकदमों को वापस ले लेगी, और थर्ड बात थी यहां पर देखेंगे द गवर्नमेंट विल अलाउ टू पीपल नियर द सी टू कलेक्ट और मेक सॉल्ट विदाउट टैक्स। कि जिस बात को लेकर यह आंदोलन खड़ा किया गया था उस चीज को सरकार अब मान लेती है। कहती है कि जो समुद्र के किनारे लोग हैं उनको क्या नमक बनाने की परमिशन दे दी जाती है।
ठीक है, बिना किसी टैक्स के। जो अभी तक लोगों से ब्रिटिश सरकार ने जिस नमक को छीन लिया था, अब इस आंदोलन के बाद अब वो उनकी पहुंच में आ गया था। कैसे कि अब अगर जितने भी समुद्र के किनारे के जितने भी लोग थे उनके आसपास, वो अब फ्रीली बिना किसी टैक्स के नमक बना सकते हैं और फ्री यूज कर सकते थे। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश सरकार अगर कोई बनाता था उसको अरेस्ट करती, उसके नमक तक को डिस्ट्रॉय कर दे रही थी। इस वजह से पूरा मूवमेंट खड़ा होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या डिमांड है? गवर्नमेंट विल रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ द सत्याग्रह। यहां पर देखेंगे कि जो सरकार है वो सारी की सारी संपत्ति को जो इसने आंदोलन के दौरान सत्याग्रहियों की जब्त की थी उन सबको भी वापस रिटर्न कर देगी, उन सत्याग्रहियों को जो आंदोलन में भाग लिए थे। साथ ही साथ आपको यहाँ एक और चीज देखने को मिलेगी कि जो भी लिकर हो, ओपियम मींस अफीम हो, साथ फॉरेनर क्लॉथ्स हो, जितने भी विदेशी जो कपड़े थे उन सब की दुकानों पर जो महिलाएं हो या जो राष्ट्रवादी जो नेता हो अगर धरना देते हैं तो उनको ब्रिटिश सरकार नहीं रोकेगी। सो ये जो सारी की सारी शर्तें थी इस सब को ब्रिटिश सरकार मान लेती है। अब ये चीजें तो ब्रिटिश सरकार ने मान ली, तो अब कांग्रेस क्या मानेगी? चलिए आइए चलते हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस इसमें देखती है, पहली क्या शर्त थी? कांग्रेस विल विड्रॉ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहली जो मेन शर्त है कि कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेगी। और दूसरा क्या है? द कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग। अब सुन लीजिए, कहते हैं फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग 30 में जो हुई थी, कहां? लंदन के अंदर। लंदन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस वजह से फ्लॉप हो गई थी। तो गांधी से कहा गया पहला तो आप मूवमेंट विड्रॉ कर लेंगे और सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कहां? लंदन में। ओके, जो कब होनी थी? 1931 में, जो इस मूवमेंट के बाद होनी थी। तो ताकि भारतीय राजनीति व भारत के भविष्य का निर्धारण किया जा सके और आगे के लिए यहां लॉ बनाया जा सके ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ये बात भी मान ली गई। आगे देखें, गांधी विल नॉट इंसिस्ट ऑन एन इंक्वायरी इनटू द एक्सेसेस ऑफ द पुलिस। कहते हैं आंदोलन के द्वारा पुलिस के द्वारा जो ज्यादती की गई थी ब्रिटिश सरकार की ओर से, सत्याग्रहियों के खिलाफ जो ज्यादती की गई थी, उन सब की जांच के लिए गांधी जी सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे। ये बात कौन कह रहा है? ब्रिटिश सरकार, कि ऐसा आप डिमांड नहीं करोगे हमारे साथ। सेकंड क्या है? कांग्रेस विल विड्रॉ ऑल इट्स मूवमेंट। कहते हैं भाई साहब सिविल डिसोबीडियंट ही नहीं, जो भी आपने देश के अंदर टैक्स रोको, काम रोको, हाँ जितने भी रैयतवाड़ी क्षेत्र में अलग अलग थे, ठीक है, ये सारी मूवमेंट चला रखे थे ना, इनको भी आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये बात कह रही है कौन? ब्रिटिश सरकार। किससे? गांधी जी से। ये भी आप विड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट डिमांड थी, तो इस प्रकार ये 4 मेजर डिमांड्स हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिसको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। जिसमें हम देखेंगे आगे चलकर जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उसमें ये सारी की सारी बातें कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर अप्रूव हो जाती है। लेकिन कहते हैं बहुत सारे लीडर्स इस बात का विरोध करते हैं। लेकिन एक और समस्या यहां थी कि बहुत सारे लीडर्स का इस बात को लेकर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि इनका रिएक्शन था कि दिस एग्रीमेंट एंड सेड दैट द बॉडी ऑफ द भगत सिंह इज एंड आवर विल स्टैंड बिटवीन इंग्लैंड। कहते हैं हमारे और इंग्लैंड के बीच में भगत सिंह का शरीर खड़ा रहेगा। अब ये बात क्या है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने की बात कही, लेकिन वो मूवमेंट में उतनी बात को उतनी मजबूती के साथ नहीं रखे। इस वजह से
इस पर समझौता होना रह गया। इस वजह से जो 23 मार्च को जो फांसी हुई थी किसको, भगत सिंह जी को, तो उसी बात के लिए कहते हैं कि भगत सिंह का शरीर हमारे और इंग्लैंड के बीच में खड़ा हुआ। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट द कांग्रेस डिफीट, कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट कांग्रेस की एक हार है। इस प्रकार ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। मींस ये जो पैक्ट था इसमें कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी चीजें थी, और इसमें अलग अलग लीडर्स की राय भी हमें देखने को मिलती है। सो इस प्रकार जो एक जन आंदोलन था, जो पूरे देश को आंदोलित करने का जो गांधी जी ने काम किया था, जनमानस को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था, अब इस गांधी इरविन पैक्ट से उस मूवमेंट को गांधी ने विड्रॉ कर, और क्या करना था, यहां से जाकर सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना था। सो ये वाली बात ये क्लियर होती है। लेकिन जब भी बातें आती है कि हर चीज हमें हर दिन नया सिखाता है, हमें हर बात एक नई शिक्षा देती है हमें, वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि इस आंदोलन के क्या अचीवमेंट्स, तो हमें जब गौर से देखते हैं तो अचीवमेंट्स में हालांकि विरोध करते हैं बहुत सारे लोग। सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं ये कांग्रेस की हार है, गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी की हार है, लेकिन यहां वो सब होने के बाद भी बहुत सारे अचीवमेंट देखने को मिलते हैं। पहला अचीवमेंट था, भारत इस मुद्दे को पूरे वर्ल्ड वाइड फैला चुका था और पूरे वर्ल्ड की अटेंशन यहां पर मिलती है। पूरे वर्ल्ड का जो मीडिया है भारत के इस आंदोलन पर नजरें गड़ाए हुए था, और साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य की ज्यादतियों से पूरे वर्ल्ड को अवगत करवाया था। इस वजह से कहते हैं कि वर्ल्ड अटेंशन सबसे ज्यादा इस मूवमेंट और गांधी जी के नेतृत्व में इस मूवमेंट को मिली थी। सो नेक्स्ट और क्या बात आती है सर, कहते हैं अभी तक जो महिलाएं थी वो बहुत अल्पसंख्यक संख्या में आंदोलन में भाग ले रही थी, लेकिन इसमें न केवल साबरमती आश्रम में पहुंची बल्कि गांधी जी के साथ साथ डांडी मतलब पूरे भारतीय आंदोलन में हर पुरुष के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, प्रारंभ होने से अंतिम समय तक। तो ये अब जन आंदोलन बन गया था। महिलाओं के साथ साथ देखेंगे अभी तक लड़कियों ने भी माजेरी सेना बनाई और बच्चों ने वानर सेना बनाई। कहते हैं ये मत देखिए कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये देखिए कि आंदोलन का प्रसार कहां तक पहुंच गया। बच्चे तक को गांधी जी आंदोलित कर दे रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। वो सोचने की बात है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, नहीं रहा, नहीं, वो जन जन तक इसका प्रसार कर पा रहे हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पा रहे हैं। देखने की बात ये है। सो नेक्स्ट चीज देखने को मिलेगी क्या, perhaps the most significant, it was the Salt March which forced upon the Britishers the realization that Raj would not last forever। कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य को ये एहसास हो गया था कि अब हम भारत में ज़्यादा राज मीन्स कंट्रोल या भारत को अपने कब्जे में नहीं रख पाएंगे। ये अभी वैसा ही था। भारतीय जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारत में अधिकार था, पानी के अंदर जो रेत फिसलती है, अब उनको वैसा ही प्रतीत हो रहा था। भारतीय जो साम्राज्य था उनका अब फिसलने लग गया था उनकी हाथ से। अब उनकी पकड़ भारत पर ढीली होने लग गई थी, जिसका एहसास ब्रिटिश आकाओं को हो गया था। ये वाली सारी बातें हमने इस टॉपिक के अंदर देखने को मिली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।